जब जिंदगी चोट मारती है साहब, तो आवारा लड़के भी समझदार हो जाया करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, अंतरा भाग 1। अंतरा भाग 1 के अंदर हम आज बात करेंगे दूसरे पाठ की, दोपहर का भोजन। अमरकांत साहब का ये पाठ है, दोपहर का भोजन। कल हमने पहला पाठ किया था ईदगाह प्रेमचंद साहब का। साथियों, एक बड़े ही दिल से बात कहना चाहूँगा कि मैं निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ आप सबको ये निःशुल्क रूप से है जो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप कितने लोग शेयर करते हैं, कितने लोग सहयोग करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, सहयोग करें, शेयर किया करें वीडियो को, ताकि और साथी भी जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियोज पहुँचे और हिंदी के क्षेत्र में निःशुल्क रूप से एक क्रांति का काम हो और ये चैनल अपना बहुत आगे तक जाए। तो मैं इसी आपसे उम्मीद, आशा और अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा करें। आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा आपने अभी तक, तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपनी क्लासेज का समय जो नए साथी जुड़े उनको बता दूं, ये 3 बजे अपने पाठों वाली क्लास होती है, 9 से 12 तक के पाठ, जिसमें 9-10 के हो गए, 11वीं की 3 किताबें हो गई, चौथी ये चल रही है, और शाम को 8 बजे होती है काव्य शास्त्र की, जिसमें अभी रस चल रहे हैं, अलंकार और छंद है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अमरकांत साहब को हम प्रारंभ करते हैं आज। अब आप कितना सहयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अमरकांत साहब की हम बात करें तो सन 1925 में जन्म होता है और 2014 के अंदर निधन हो जाता है साहब। ये इनकी जीवन लीला चलती है इस समय तक। जन्म होता है अमरकांत साहब का उत्तर प्रदेश में, बलिया जिले के नगरा गांव में। किस गांव में? नगरा गांव में। मूल नाम की बात करें तो श्री राम वर्मा। अंडरलाइन कर लीजिए, अमरकांत साहब का मूल नाम पूछा जा सकता है, तो मूल नाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? श्री राम वर्मा। जो प्रारंभ की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा ये बलिया में हुई थी इनकी। उसके बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या बीए की डिग्री प्राप्त करते हैं ये अमरकांत साहब। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही जो रुचि थी साहित्य सृजना करने में, और किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने कहानी लेखन जो प्रारंभ जो कर दिया था। तो साहित्य के अंदर तो बचपन से रुचि थी, और जब तक किशोरावस्था तक पहुँचे तो इस समय कहानी लिखना भी है जो प्रारंभ इन्होंने कर दिया। आगे देखिए, अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है वो पत्रकारिता से जो की थी। तो पूछ लिया जाए अमरकांत साहब ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किससे की, तो किससे की थी? पत्रकारिता से है जो की। सबसे पहले इन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में जो कार्य करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले सैनिक जो अखबार था उसके संपादकीय विभाग में काम करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आपको एक सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल ये बन सकता है, जो सैनिक पत्र है ये किस प्रकार का है? तो ये एक दैनिक पत्र है, जिसमें ऑप्शन में आ जाए मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, वार्षिक। तो आपको ध्यान में रखना है सैनिक जो पत्र है वो दैनिक पत्र है, ये पूछा जा सकता है। और यहीं वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े थे। तो प्रगतिशील लेखक संघ से यहीं पर जुड़े थे। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इन्होंने दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी जो काम किया था, ये भी दोनों दैनिक है। कुछ समय तक वे कहानी पत्रिका के माध्यम से भी जुड़े रहे। तो कहानी नाम की क्या थी एक पत्रिका, इससे भी ये जुड़े रहे। कौन? अमरकांत साहब। तो इस प्रकार से अमरकांत कहानी, दैनिक और अमृत पत्रिका और दैनिक भारत, इन सब से हैं जो जुड़े रहे थे। अमरकांत जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। तो पूछ लिया जाए किस आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे हैं अमरकांत साहब। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का है जो यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग है के जीवन की वास्तविकता और जो विसंगति है मध्य वर्ग, मिडिल क्लास की, को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। ठीक है। वर्तमान समाज में व्याप्त जो अमानवीयता है, हृदयहीनता है, किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं उस चीज़ को, और जो पाखंड है, जो आडंबर है, उनको अपनी कहानियों का है जो विषय बनाते हैं अमरकांत साहब। आज के जो
आज का जो सामाजिक जीवन है और उसके जो अनुभव हैं उनको अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से जो अभिव्यक्त किया है। किस प्रकार से? यथार्थवादी, एज इट इज जो है वास्तविकता, उसी रूप में उनको अभिव्यक्त किया है। उनकी जो शैली है, उनकी शैली की सहजता और जो भाषा की सजीवता है वो पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानी में जीवंतता आ गई है। वो जिस क्षेत्र की बात करते हैं उसी क्षेत्र के जो आंचलिक शब्द और जो वहाँ के उस क्षेत्र विशेष के जो मुहावरे हैं, उन शब्दों को, उन मुहावरों को जो अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में प्रयोग करते हैं और अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो लोगों के ज़्यादा नज़दीक होती है। फिर बात अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जो जीवन चलता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो है उसी को है जो प्रस्तुत करते हैं, एक तरीके से लोगों को लुभाने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है जो विशेष प्रयास नहीं करते, जो है उसी को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, इनके रचनाओं में कई बार पूछी जाती है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। ये सभी के सभी क्या है? कहानी संग्रह हैं। ये सभी के सभी क्या है? कहानी संग्रह, जिनमें आपको विशेष तौर से, हालांकि ध्यान में तो सभी रखने, लेकिन जिंदगी और जोंक और कुहासा ये जरूर ध्यान में रखना, जिंदगी और जोंक और कुहासा। आगे बात करें तो सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, ये सभी के सभी क्या है? उपन्यास हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार और इन्हीं हथियारों से, ये सभी के सभी क्या है भाई साहब? उपन्यास हैं। ठीक है, इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि 2007 के अंदर इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है, इसके ऊपर इनको किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो नवाजा गया। और साथियों, आप निश्चिंत रहिए, जब अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मैं 2 वीडियो अलग से और बना दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था एक बार पहले कि मैं छोटे छोटे इस रूप से आपको चीज़ें करवाऊंगा कि परीक्षा में सीधे सवाल आए। एक वीडियो तो हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर, माफ़ कीजिए, हिंदी के अंदर जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस जिस राइटर को मिले, जिस जिस रचना पर, उनका अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और एक किस राइटर को किस रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उनका वीडियो बना दूंगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का वीडियो एक जगह कर दूंगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार को एक जगह कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं 2009 में हम बात करें, 7 में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर, और 2009 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से जो दिया गया, संयुक्त रूप से मिला था, ध्यान में रखना। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है और इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन है जो ली गई है। इस पुस्तक के लिए जो अपना ये आज पाठ पढ़ेंगे वो है दोपहर का भोजन। और दोपहर का भोजन जो क्या है, वो गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। ध्यान में रखना, दोपहर का भोजन किस प्रकार की कहानी है, किन की कहानी है? गरीबी से जूझता हुआ एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, परिवार है, उसकी कहानी परीक्षा में पूछा जा सकता है ये भी। ठीक है, इस कहानी में समाज में व्याप्त जो गरीबी है उसको चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी, सिद्धेश्वरी कौन आगे देखेंगे, और उसकी आँच से अपने परिवार को जो बचाए रखती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की जो कला, उत्कृष्ट रूप इस कहानी में है जो देखने को मिलता है। चलिए भाई साहब, अब कहानी को करते हैं हम प्रारंभ। दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या ज़मीन पर चलते चींटियों को देखने लगी। यहाँ पर इस पंक्ति को विशेष ध्यान में रखना, जैसे कि मैं पूर्व की कक्षाओं में मैंने बताया, पाठ की प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, और विशेष तौर से प्रथम पंक्ति को तो ध्यान रखें ही रखें। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया, किस अध्याय की पंक्ति है? दोपहर का भोजन। अमरकांत साहब ध्यान में रखना, पिछली परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल है जो पूछे गए प्रथम पंक्ति के, किससे पाठ से ली गई है। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर है जो पानी, घड़े से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई, यानी पी गई।
अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। उसे प्यास लगी, यहाँ पर कौन है, या उसे मालूम हुआ, उसे कौन है यहाँ पर, सिद्धेश्वरी। उसको लगी थी प्यास। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर जो लेट गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया। कभी कभी आपको बहुत प्यास लगी होती है और एकदम से गट पानी पीते हो तो एकदम से दर्द हो जाता ना कलेजे में, वो बात। पेट भरा रहता है तो वो स्थिति आती नहीं है, लेकिन बिल्कुल खाली, बिल्कुल बहुत जोर से प्यास लगे, अचानक जल्दी जल्दी पीते हो तो अचानक से कलेजे में दर्द होता है। हमेशा ध्यान रखें, घूंट घूंट पिए, और बिल्कुल हद से ज़्यादा खाली पेट हो तो प्रयास करें बिल्कुल आराम से, सहजता से पिए। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह जो पड़ी रहने के बाद उसके जी में है जो जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मलमल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर है जो जम गई। तिवारे के अंदर जो जगह थी खाली, वहाँ पर टूटा सा एक खाट थी, उस पर सोया हुआ उसका 6 वर्षीय लड़का था प्रमोद, उस पर जम गई। तो ध्यान में रखना, प्रमोद की उम्र कितनी, 6 वर्ष। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा छाती की हड्डियाँ साफ दिखाई दे रही थी, वीक था। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे हुए तथा बेजान पड़े थे, और उसका पेट है जो हड्डियों की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ जो उड़ रही थी। ये प्रमोद की हालत हो रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली है जो देखने लगी। किवाड़ की आड़ में है जो गली के अंदर देखने लगी बाहर। 12 बज चुके थे, धूप अत्यंत तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से जो गुजर जाते। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। कौन, सिद्धेश्वरी। फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद जब उससे सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ जो निहारा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र तो बड़ा लड़के का नाम क्या है, रामचंद्र। पहले वाला अपना कौन, प्रमोद। धीरे धीरे घर की ओर जो सरकता नजर आया, मतलब आता दिखाई दिया। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से जो लीपने पोतने लगी। वहाँ पीढ़ा रखकर, पीढ़ो तो जानो यो, यहाँ कह सका कि चारपाई तो बहुत मोटी और पीढ़ो बिल्कुल पाटो हुए ना आपनो पाटा जियाण कोई हुए, बिल्कुल 4 पैर होते हैं, 4 पागा हुए और बिन जे माचो बना आपा निवारू भी बनेड़ो हुए छोटो चौपाई कह सका, लेकिन छोटो बिल्कुल पाटा जियाण कोई कह सका बिन पीढ़ो के हुए। उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर है जो कदम रखा। रामचंद्र आकर धम से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा जो लेट गया। उसका मुंह लाल था और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जो जमी हुई थी, धूल मिट्टी जो जमे हुए थे। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए और वह वहीं से भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से जो निहारते रही। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात बाद में जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ है जो रख दिया। बड़कू बड़कू किसके लिए, रामचंद्र के लिए। ठीक है, सांस ठीक से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर जो आकर बैठ गया, मतलब फटाक से। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? किसका कथन है? सिद्धेश्वरी का। किससे पूछ रहे? रामचंद्र से। रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके? रामचंद्र प्रश्न करता है, उठते हुए उठता है वहां से पीढ़े से कि बाबूजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे अभी। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। तो रामचंद्र की उम्र पूछ ले तो क्या 21 वर्ष सवाल बन सकता है। और प्रमोद के ऊपर हमने बात की थी 6। ठीक है, आगे देखे तो लंबा दुबला पतला, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर झुर्रियां। वह
एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडर का काम है जो सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर है जो पास किया था। तो रामचंद्र यहाँ पर क्या करता था, समाचार पत्र के दफ्तर में काम करता था, प्रूफ रीडर का। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा है जो करने लगी। आपा क्या ना भीजड़ू हवा डालने लगी। वो रामचंद्र ने खाने की और दार्शनिक की भांति देखा। बिल्कुल कुल 2 रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली है जो तरकारी। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप है जो हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का है। तो देखिए छोटा लड़का कौन हो गया, प्रमोद हो गया, बड़ा लड़का अपने रामचंद्र हो गया और मोहन है जो क्या मंझला लड़का है। ठीक है मामला यहाँ तक चीज़ें। तो ये सवाल है जो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना कि सिद्धेश्वरी के मंझले लड़के का नाम क्या है, मोहन। उसकी उम्र 18 वर्ष की थी। तो मंझले देखिए, छोटे लड़की की उम्र 6 वर्ष प्रमोद की, रामचंद्र की अपने की कितनी हो जाएगी 21, रामचंद्र से भाई साहब की कितनी हो जाएगी 21, और अपने ये मोहन जो है सिद्धेश्वर साहब, माफ़ कीजिए मोहन जो है सिद्धेश्वरी का लड़का, ये मंझला इसकी है 18। ऊपर आई थी ना यहाँ पर देखिए 21 वर्ष तो अपने रामचंद्र साहब, 6 वर्ष प्रमोद जी और 18 है जो मोहन। उम्र जरूर ध्यान में रखना तीनों की। और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी है जो कर रहा था। वह न मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई और उसने झूठ मूठ कहा कि किसी लड़की के यहाँ पढ़ने गया है। आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में जो लगी रहती है। ठीक है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। ये जुनून आपके अंदर भी पैदा हो। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे जो चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय और आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र से पूछ रहे। रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ की ओर देखा। वह नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा किसका कथन है भाई साहब? पूछ ले तो ध्यान रखना, रामचंद्र जी का कथन, रामचंद्र का कथन है। ठीक है। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज हो गई थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नावों की तरफ जो तैर रहे थे। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का खरखर शब्द जो सुनाई दे रहा था। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? प्रमोद खा चुका किसका कहता है? रामचंद्र का। सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था? सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल गई। फिर बोलती है, आज तो सचमुच नहीं रोया। वह बड़ा ही होशियार हो गया, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद जो सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा है जो करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब और नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। अच्छा आधी ही सही किसका कथन है? सिद्धेश्वरी का। रामचंद्र बिगड़ उठा, गुस्सा आ गया। अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद भूख रहती तो क्या मैं खा नहीं लेता चुपचाप? अपने आप ही खा लेता, भूख रहती तो और मांग लेता मैं। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से जो हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख दिया। 1-2 क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास न होकर पान का है जो बीड़ा हो। साहब मजदा लड़का कौन? मोहन। उम्र कितनी? कमेंट करके बताना। अभी अभी मैंने बताई थी मोहन की उम्र कितनी, प्रमोद की उम्र कितनी और
अपने रामचंद्र की उम्र कितनी, कमेंट करके बताइएगा। यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर जो बैठ गया वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। तो ये भी सवाल बन सकता है इस अध्याय के अनुसार, दोपहर के भोजन अध्याय के अनुसार किसके चेहरे पर चेचक के दाग थे? मोहन। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था, किसका कथन है? मोहन जी का कथन है साहब, पहली बार आया, ध्यान में रखना। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मजले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया मुस्कुराते हुए। वह परोसी गई 2 रोटियों में से 1 रोटी, कटोरे की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी जो साफ कर चुका था। कौन? मोहन। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी और देते हूँ? मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी मतलब ये रोटी के लिए मना क्यों कर रहे हैं? मतलब खाने के भी लाले थे, ये स्थिति थी। सब ये सोचते कि थोड़ी छोड़ दें और खा लेगा, थोड़ी छोड़ दें दूसरा खा लेगा। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस, अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई कि खाई नहीं जाती, कितनी मोटी बनाई खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से जो भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ है जो पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को खसखस घसीटते हुए और राम नाम का लेकर चौकी पर बैठ गया। तो परीक्षा में सवाल आ जाए, कौन जूतों को खसखस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। ध्यान में रखिए साहब, नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे देखिए, सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल तथा चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालती मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह चुबला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। इस तरीके से कौन कर रहे थे? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र पूछ ले तो 45 वर्ष के लगभग थी, ध्यान में रखिएगा, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, चमड़ी शिथिल हो चुकी थी, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी, बनियान फटी हुई थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? बड़का दिखाई नहीं दे रहा, ये किसका कथन है? ये भाई साहब मुंशी जी का कथन है अपने। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी किए रहता है, बोला बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है, बीच वाला लड़का की, रामचंद्र की, बड़े वाले की इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए, छोटा छोटा जो है। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है, वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। फिर लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उससे बर्राक रखता था। बर्राक का मतलब होता है जैसे कि
याद रखना या फिर चमकता हुआ, याद रखना या चमकता हुआ। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो तुम। ये कहकर वह अचानक जोर से जो हंस पड़े। कौन? मुंशी साहब अपने। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। एक गिलास से युद्ध कर रहे थे मतलब कि यार खाऊं कि नहीं खाऊं, जाएगा नहीं जाएगा बड़ा। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा दिए, फिर खर खर खांस कर जो खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। पंडूक हम कह सकते हैं कबूतर की तरह का एक प्रसिद्ध पक्षी। कबूतर की तरह का एक प्रसिद्ध पक्षी पंडूक शब्द देकर जो पूछा जा सकता है क्या है, ठीक है। ध्यान में रखना। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, बिल्कुल बेखौफ होकर खुलकर। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। आगे हम बात करें तो मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से जो मौन व्रत धारण कर रखा हो, उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हो। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियाँ बहुत हो गई है, मक्खियाँ बहुत हो गई है। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया, बताओ कोई। मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। फिर ये बोलते हैं वो, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। कौन, किसका कथन है? मुंशी का अपन ध्यान रखना। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई बिल्कुल से। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था। वे थाली में बचे कुछ दानों को बंदर की तरह जो बीन रहे थे। वे कौन यहाँ पर? मुंशी जी ध्यान में रखना। सिद्धेश्वरी ने फिर पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से मतलब आँख के कोने से बिल्कुल टेढ़ी नज़र करके देखा। तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट का भी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत उब गई है मेरी। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी, खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? गुड़ है क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊँगा, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी है जो बदल जाएगा, थोड़ा स्वाद भी बदल जाएगा मुँह का, साथ ही साथ हाजमा भी मेरा दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है, ये कहकर वे ठहाका मारकर है जो हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात यानी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की है जो जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं। छिपुली में थोड़ी सी चने की जो तरकारी बची थी। छिपुली यानी हम कह सकते हैं कि खाने का एक छोटा बर्तन। खाने का क्या? छोटा बर्तन। उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में जो रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। साहब देखिए, अभाव, गरीबी, इसीलिए तो रोटी की बार बार मना कर रहे थे सारे लोग कि कुछ बच जाए तो कुछ और खा लेगा, कुछ बच जाएगा दूसरा खा लेगा। तो आधी आधी प्रमोद को देखते ही है तो 2 टुकड़ों में बांट देती रोटी को। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। उसके बाद में तदुपरांत 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्लास मुंह में डाला और तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप आंसू जो चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर, अलगनी कहते हैं कपड़े टांगने के लिए जो रस्सी बांधते हैं ना, तणी जी ना बोलना, कपड़े टांगने के लिए जो रस्सी बांधते हैं उसको। आंगन की अलगनी पर, ये पूछा जा सकता है शब्द देकर क्या अर्थ है इसका। अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कहीं पैबंद लगे हुए थे। उसके अंदर दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई और शाम को उनको काम की तलाश में जो कहीं जाना न हो, इस तरीके से। तो ये था अपना पाठ
कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप साहब। अच्छा लगा है तो फिर आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कर देना है। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना है, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनकी भी मदद हो पाएगी, अपना ये परिवार चैनल भी आगे बढ़ेगा। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 4000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिएगा। उसी के साथ में अगर मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ाई से संबंधित डिप्रेस्ड रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे क्या कुछ पढ़ना है, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है आदि की आवाज़, जिस पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। आदि की आवाज़, ठीक है। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। व्यग्रता यानी व्याकुलता, घबराया हुआ। बर्राक यानी याद रखना। पंडुक यानी कबूतर की तरह का एक प्रसिद्ध पक्षी। कनक यानी आँख के कोने से। ओसारा यानी बरामदा। निर्विकार यानी जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न होता हो। छिपुली यानी खाने का एक छोटा बर्तन, ध्यान में रखना। अलगनी भी ध्यान में रखना। कपड़े टांगने के लिए बांधने की रस्सी। नाक में दबाना, परेशान होना। जी में जी आना, चैन आ जाना। जो मुहावरे लोकोक्ति आएगी, ज़्यादातर व्याकरण की आएगी, तो पाठों में जो भी आए हुए हैं वही पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो ये भी ध्यान में रखना। जय हिंद। फिर मिलता हूँ। और शाम को 8 बजे वाली क्लास भी देखा करें, काव्य शास्त्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है।